सभी को राम राम दोस्तों। हमारा अध्ययन चल रहा था पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर, और आज हम एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे कि कार्ल मार्क्स का जीवन काल कब से कब तक रहा, कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, उनके मूल विचार के थे, उनके मूल विचार क्या थे, कार्ल मार्क्स का जो भौतिकवाद सिद्धांत था वो क्या था, कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत दिए वो क्या थे, कार्ल मार्क्स की साम्यवाद संबंधी क्या विशेषताएं थी, कार्ल मार्क्स की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो चले चलते हैं, देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, जर्मनी के थे, जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका पूरा नाम, कार्ल मार्क्स का पूरा नाम था कार्ल हेनरिक मार्क्स। इनका जन्म 5 मई 1818 को त्रेवेस, जो वर्तमान में प्रस्सा के एक यहूदी परिवार में हुआ। 1824 में इनके परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। तत्पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। इसी काल में वह हेगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। 1839 से 41 में उन्होंने दिमाक्रिटस और एपिक्यूरियस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। तो ये कार्ल मार्क्स के संबंध में सामान्य जानकारी थी। अब कार्ल मार्क्स के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म, हमने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 को प्रशिया के ट्रियर नगर में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के ट्रियर नगर में हुआ। तो जैसे अगर सन, केवल सन ही याद रखना चाहें तो 1818 में कार्ल मार्क्स का जीवन काल था 1818 से 1883 तक, 1883 ईस्वी तक। कार्ल मार्क्स के विचारों का दार्शनिक आधार क्या था? कार्ल मार्क्स, देखिए, कार्ल मार्क्स मुख्यतः भौतिकवादी विचार था। इनसे, कार्ल मार्क्स से पहले जितने भी विचारक हुए उन्होंने दार्शनिक बातें की हैं। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये सिद्धांत, ये दर्शन कुछ नहीं होते, दुनिया में जो है वो सब भौतिकवाद पे टिका हुआ है, जो सब पूंजी पर टिका हुआ है, अर्थ पे टिका हुआ है। और उन्होंने किस प्रकार से तत्कालीन समाज में गरीबों का शोषण हो रहा था उनके बारे में बताया। और उन्होंने एक, हम कह सकते हैं कि एक पूंजीवादी व्यवस्था, जो तत्कालीन समय में जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था को वो खत्म करना चाहते थे और एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो ये मोटा मोटी कार्ल मार्क्स का कार्ल मार्क्स के जो भौतिकवाद था उसका आधार था। उसमें पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी और पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबों का शोषण हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब गरीब यानी जो मजदूर हैं वो क्या कर देंगे, वो क्रांति कर देंगे और समाज में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी और एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। तो इस प्रकार के जो विचार थे वो कार्ल मार्क्स के थे। कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के विचारों का जो दार्शनिक आधार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मार्क्स होलबेक के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित थे। जो कार्ल मार्क्स प्रभावित थे वो किससे थे? होलबेक के भौतिकवादी विचारों से प्रभावित थे। होलबेक का विचार क्या था? होलबेक का विचार था कि मनुष्य के द्वारा ईश्वर का निर्माण होता है। देखिए, उन्होंने ईश्वर को इस रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर, मनुष्य के द्वारा ही ईश्वर का निर्माण, भाई जब मनुष्य है तभी तो ईश्वर होगा, नहीं ईश्वर अकेला क्या करेगा, ईश्वर का क्या अस्तित्व होगा। तो होलबेक का ये विचार था कि आदमियों के द्वारा ही ईश्वर का निर्माण होता है। तो इस विचारधारा से वे काफ़ी प्रभावित हुए और जो इंग्लैंड में उस टाइम जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे, उस टाइम के जो इंग्लैंड के परंपरागत अर्थशास्त्री थे, मार्क्स ने उनको श्रम के मूल्य का सिद्धांत दिया। यानी श्रम का मूल्य क्या होता है ये कार्ल मार्क्स ने बताया। तो कार्ल मार्क्स का विचार, जो वर्ग संघर्ष का विचार था, मार्क्स ने ऑगस्टीन थियरी से लिया था। अब आ सकता है परीक्षा में, कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का जो जैसे गरीब और पूंजीपति के बीच जो संघर्ष होगा उसका सिद्धांत उन्होंने ऑगस्टीन थियरी से लिया। तो मार्क्स जो हेगेल का द्वंद्वात्मक दर्शन था उससे भी प्रभावित थे। तो मार्क्स ने हेगेल से द्वंद्वात्मक का विचार भी लिया
मार्क्स के मूल विचार क्या थे उनके बारे में देखते हैं। मार्क्स के मूल विचार, तो मार्क्स ने पहली बार समाज को आर्थिक रूप में दो वर्गों में विभाजित किया। कार्ल मार्क्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार समाज को आर्थिक आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। मार्क्स के सिद्धांत का जो आधार था, वो कह सकते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत का आधार था आर्थिक नियतिवाद। आर्थिक नियतिवाद ही मार्क्स के सिद्धांत का आधार था। मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज के विकास एवं क्रांति का विश्लेषण किया। मार्क्स का कहना था कि ये पूंजीपति और गरीब, मजदूर और पूंजीपति में जब संघर्ष होगा आपस में, तभी एक प्रकार की क्रांति का प्रस्फुटन होगा और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगी। तो मार्क्स ने ही पहली बार जो इतिहास का है वो आर्थिक विश्लेषण किया। मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया। मार्क्स के विचारों का मूल उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करना था। जो तत्कालीन समय में जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसा राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें कोई प्रकार का वर्ग नहीं हो, सब समान हो। और जब ऐसा समाज होगा तो उसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, जिसमें जैसी क्षमता होगी वैसा कार्य करेगा और उसी के अनुसार उसको उसका मूल्य मिलेगा। और इस जो ये ऐसा समाज होगा, जो ऐसी व्यवस्था होगी, इसमें हर व्यक्ति क्या होगा, स्वतंत्र होगा, आज़ाद होगा। क्योंकि मार्क्स का क्या कहना है कि व्यक्ति की जो विवशताएं हैं, उन विवशताओं का अंत ही स्वतंत्रता है। तो ये भी आ सकता है कोटेशन कि व्यक्ति की विवशताओं का अंत ही स्वतंत्रता है, ये मार्क्स ने कहा। हम कह सकते हैं कि मार्क्स से पहले समाजवादी नहीं है बल्कि वैज्ञानिक समाजवादी हैं। मार्क्स पहले समाजवादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक समाजवादी हैं। मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने अपनी रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उनकी जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के सहयोग से उनकी रचना की, जो 1848 में जिसकी रचना हुई। उसमें स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हुए सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन को कल्पनालोकी समाजवादी कहा। जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने अपनी रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में की, और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने स्वयं को तो वैज्ञानिक समाजवादी कहा है, और ये जो जितने भी हैं, सेंट साइमन है, चार्ल्स फूरियर है, रॉबर्ट ओवन है, इनको कहा है कल्पनालोकी समाजवादी। समाजवाद के मूल तत्व है समानता, समुदाय की प्राथमिकता, उत्पादन के साधनों पर समुदाय पर नियंत्रण व बंधुत्व है। समाजवाद का जो मूल तत्व है वो है समानता, समुदाय की प्राथमिकता, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण व बंधुत्व है। मार्क्स की जो रचनाएं हैं वो हैं थीसिस ऑन फायरबाग 1845, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। तो देखिए, इनमें प्रश्न क्या आ सकता है कि कार्ल मार्क्स की रचनाओं का कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रम के अनुसार, जो काल क्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो 1845 में थीसिस ऑन फायरबाग, 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी और 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक्स कार्ल मार्क्स ने लिखी। अब मार्क्स जब युवावस्था में था, कार्ल मार्क्स जब युवावस्था में था, उस टाइम उन्होंने राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। तो कार्ल मार्क्स के जब युवावस्था में था तो उस टाइम उन्होंने राइनिस जेतुंग नामक पत्रिका का संपादन किया। लेस्जेक कोलेकोव्स्की ने मैन करंट ऑफ मार्क्सिज्म, इट्स ऑर्गेनाइज ग्रोथ एंड डिसोल्यूशन 1976 नामक रचना लिखी। ये जो रचना है वो लेस्जेक कोलेकोव्स्की की रची। मार्क्स के अनुसार मानव की सबसे बड़ी विशेषता उसके श्रम करने की क्षमता। उन्होंने जो मनुष्य का जो सबसे बड़ा गुण बताया कि वो व्यक्ति श्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, कुछ कर सकता है, उनकी ये सबसे बड़ी विशेषता है। जो मार्क्स के युवा काल में वो मानवतावादी थे और उनके विचारों में स्वतंत्रता मूल रूप से थी। तो मार्क्स ने सबसे पहले, मार्क्सी वो विचारक थे जिन्होंने श्रम के मूल्य का सिद्धांत दिया। उन्होंने श्रम का जो मूल्य होता है उसके बारे में बताया। उसने बताया कि जो गरीब होता है, जो श्रमिक होता है, जो मजदूर होता है, उसका जो पूंजीपति वर्ग होता है वो शोषण करता है।
उससे काम ज़्यादा करवाता है और उसके बदले में उसे उतना रुपया न देकर कम रुपया देता है, तो जो जो उसके श्रम और उसके जो प्रतिफल में उसको जो मिलता है उसके बीच का जो अंतर है वही एक प्रकार से शोषण, जो पूंजीपति है वो पैसा अपने पास रख लेता है और इस प्रकार से वो उसके श्रम को चोरी करता है, उसके गरीब के मजदूर के श्रम की चोरी करता है। तो ये जो उसके श्रम के मूल्य के और जो उसको मिलता है उसके बीच का जो अंतर है ना, उसी अंतर को ख़त्म करना चाहते थे और उसको वो क्रांति के माध्यम से ख़त्म करना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा होगा जब श्रमिक व्यक्ति क्रांति सभी श्रमिक व्यक्ति मिलकर क्रांति कर उठेंगे और समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी और सब बराबर होंगे और सबको अपने श्रम का मूल्य मिलेगा। तो ये कहना था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स के विचार मुख्यतः पूंजीवाद पर आधारित हैं, मुख्यतः भौतिकवादी विचारक थे, मुख्यतः वैज्ञानिक समाजवादी विचारक थे। वो उन्होंने जो जनता का जो पूंजीपति वर्ग शोषण कर रहा था, उनके श्रम की चोरी कर रहा था, उसको लिए उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने जनता में जागृति फैलाई। और तत्कालीन समय में वो एक महान, हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री भी और महान विचारक, महान दार्शनिक विचारक, जिन्होंने सैद्धांतिक बातें न करके व्यवहारिक रूप से उन्होंने समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया। तो मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का से क्या है? अभाव या विवशता का अंत। जो व्यक्ति की जो कमी है, जो विवशता है, उसको ख़त्म करना ही स्वतंत्रता है। तो मार्क्स ने इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैनस्क्रिप्ट 1844 में लिखी, जिसे पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। अब आ सकता है कि मार्क्स की कौन सी बुक को पेरिस पांडुलिपि कहा जाता है, तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैनस्क्रिप्ट बुक को पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। अब मार्क्स ने के विचारों में अलगाववाद की संकल्पना मुख्य है। अलगाववाद, किससे अलगाव? उत्पादन से अलगाव, प्रकृति से अलगाव, समाज से अलगाव, स्वयं से अलगाव। तो जो कार्ल मार्क्स के युवावस्था में जो विचार थे, कार्ल मार्क्स के जो प्रौढ़ावस्था में विचार थे, उन विचारों में क्या संबंध है, कितना कुछ उसमें बदलाव आया, उसके बारे में भी देखते हैं। जो पहले का जो मार्क्स था, जो युवावस्था में जो मार्क्स था, युवा मार्क्स, उसमें व्यक्ति को उन्होंने मुख्य बताया, जबकि प्रौढ़ मार्क्स में उन्होंने वर्ग को मुख्य बताया। युवा मार्क्स है उसमें पूंजीवाद के मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव बताता है, जबकि प्रौढ़ मार्क्स पूंजीवाद के आर्थिक कुप्रभाव बताता है। इन्होंने जो जैसे उसके जो पहले के जो विचार थे उनको तो इन्होंने बांट दिया युवा मार्क्स में, और जो बाद के उत्तरवर्ती विचार थे उन्होंने बोल दिया उसको किसमें? प्रौढ़ मार्क्स में। तो जैसे पूंजीवाद के संबंध में उन्होंने पहले तो युवा मार्क्स में मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव बताए और प्रौढ़ मार्क्स में आर्थिक कुप्रभाव बताए। तो हम कह सकते हैं कि युवा मार्क्स तो मार्क्स अपने युवा काल में तो आदर्शवादी थे और बाद में वो वैज्ञानिक हो गए। युवा मार्क्स लोकतांत्रिक है, जबकि प्रौढ़ मार्क्स क्रांतिकारी है। अब अल्थुजर ने क्या कहा है कि युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स दोनों अलग अलग हैं। युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स दोनों अलग अलग हैं, जबकि डेविड मैकलेलन के अनुसार युवा मार्क्स एवं प्रौढ़ मार्क्स दोनों समान हैं। डेविड मैकलेलन की पुस्तक मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स 1980 में रचना की। तो डेविड मैकलेलन ने मार्क्स के संबंध में बाद में जो मार्क्स के विचारों पर जो रचना लिखी वो है मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क 1980। वैज्ञानिक मार्क्स 1848 के पश्चात के जितने भी विचार हैं उनको हम वैज्ञानिक मार्क्स में रख सकते हैं। तो CM जोर्ड के अनुसार मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं। तो ये भी आ सकता है कि मार्क्स को वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता किसने कहा, तो CM जोर्ड ने कहा। अब मार्क्स का जो मुख्य सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके बारे में देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। तो द्वंद्ववाद विकास की पद्धति है। द्वंद्ववाद क्या है? विकास की पद्धति है, जिसके अनुसार विकास की प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद व संवाद से होकर पूर्ण होते हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिवाद वाद का निषेध होता है तथा संवाद निषेधों का निषेध होता है। जैसे कोई वाद क्या हो गया, जैसे कोई है प्रकृति में चीज़ है
और तो वो क्या है, वो वाद है। और उसके जो परिणाम स्वरूप उसके जो विरोध में चीज़ उत्पन्न हुई वो क्या है, प्रतिवाद है। और ये वाद और प्रतिवाद के बीच का जो समन्वय है, जो तालमेल है, वो क्या है, संवाद है। इसमें वाद और प्रतिवाद के मिश्रण से जो तीसरी चीज़ निकल के आती है वो है संवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का से उस प्रक्रिया से है जिसमें मूल भौतिक तत्वों का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रक्रिया क्या है, जिसमें मूल भौतिक तत्वों का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। मार्क्स के अनुसार ये भौतिक तत्व स्वतः गतिशील होते हैं। मार्क्स ने क्या कहा, जो ये भौतिक तत्व हैं ये स्वतः गतिशील होते हैं, इनको किसी गतिशील करने की जरूरत नहीं है। जबकि होब्स ने क्या कहा है कि भौतिक तत्वों को बाहर से गति प्रदान की जाती है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ रहे हैं हम कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उन्होंने वाद प्रतिवाद व संवाद की प्रक्रिया से होकर गुजरने को द्वंद्वात्मक विकास कहा है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो भौतिक तत्व हैं वो स्वतः गतिशील होते हैं। मार्क्स के अनुसार स्वतः गतिशील भौतिक तत्वों का अध्ययन यांत्रिकी के द्वारा नहीं किया जा सकता। जो स्वतः गतिशील भौतिक तत्व होते हैं उनका अध्ययन यांत्रिकी के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतिहास और समाज का निरंतर विकास हो रहा है। उन्हें विकासमान रूप में अध्ययन करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति की आवश्यकता है। अब द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार वाद प्रतिवाद और संवाद की ये प्रक्रिया वर्गहीन व राज्यहीन समाज के रूप में अपने सर्वोच्च विकास को प्राप्त करेगी। यानी एक जो तत्कालीन समय में जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप, जैसे एक मजदूर मजदूरी कर रहा है, श्रम कर रहा है, और तो वो क्या है, एक वाद है। और जब पूंजीपति व्यक्ति है वो उस श्रमिक की जो मजदूरी है उसमें से जो जो रखता है, जो बीच में जो श्रम की उसकी चोरी करता है, जो बीच में पैसा रखता है, जो उसके श्रम के अनुसार उनको पैसा नहीं मिलता है, तो वो क्या है, उसका प्रतिवाद है, उसका विरोध करता है वो श्रमिक, तो प्रतिवाद है। और उस विरोध के परिणाम स्वरूप जो नई व्यवस्था स्थापित होगी वो क्या होगी, साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होगी। जो वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना होगी, सब बराबर हो जाएंगे, तो ये संवाद होगा। यानी पहले वाद आया, बाद में उसके विरोध स्वरूप प्रतिवाद आया, और उसका परिणाम क्या निकला, संवाद के रूप में निकला। तो ये है संवाद। वाद हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद है, प्रतिवाद है सर्वरा वर्ग का अधिनायकत्व, और संवाद है साम्यवाद की स्थापना। साम्यवाद, संवाद में वाद और प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का मिश्रण किया जाता है। यानी जो भी वाद के परिणाम स्वरूप प्रतिवाद आएगा, और वो प्रतिवाद और वाद मिलकर क्या होगा, संवाद होगा। तो वाद और प्रतिवाद दोनों की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो संवाद में आ जाएंगी। तो यही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। अब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम क्या हैं, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मात्रा का गुणवत्ता के तथा उसके विपरीत रूपांतरण है। विरोध की एकता का नियम है, नकारने को नकारने का नियम है। मार्क्स ने देखिए ईगल की आलोचना की है, तो मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पत्ति ईगल से ग्रहण की थी। मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक पत्ति है वो ईगल से ग्रहण की थी, क्योंकि ईगल का ही मूल रूप से विचार था कि वाद प्रतिवाद और संवाद। परंतु ईगल ने जहाँ मूल तत्व चेतना को माना, वही मार्क्स ने मूल तत्व भौतिक को स्वीकार किया। ईगल एक आदर्शवादी विचारक थे, तो वो चेतना को, यानी ईगल क्या मानते थे, ईगल ये मानते थे कि अगर कोई चीज़ मान लो नई चीज़ स्थापित होती है तो उस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। तो वो नई चीज़ कहाँ से आई इस पर निर्भर नहीं है। उस नई चीज़ के लिए जो हमारे मन में विचार आया ना, जो हमारे मन में विचार आई, जो हमारे मन में चेतना जागी उस नई चीज़ के लिए, वो महत्वपूर्ण है। तो जबकि जो नई चीज़ के पीछे के जो विचार हैं उनको पैदा करने का, उनको अस्तित्व में लाने के पीछे का जो विचार है, जो आइडिया है, वो ईगल महत्वपूर्ण मानता है। जबकि कार्ल मार्क्स वो उसकी आवश्यकता को महत्वपूर्ण मानता है। वो बोलता है कि जब हमारे पास भौतिक संसाधन होगा तभी तो कोई नई चीज़ आएगी ना, तो वो भौतिक संसाधन को मानता है। तो कार्ल मार्क्स का मूल तत्व है भौतिक, और जहाँ ईगल का मूल तत्व है चेतना, विचार या आइडिया, जो भी कहें हम। तो मार्क्स ने कहा कि मैंने ईगल के विचारों को सीधा खड़ा कर दिया, वह अभी तक सिर के बल खड़ा था। कार्ल मार्क्स ने जो ईगल के विचार थे उसके बारे में कहा कि ईगल के विचार को मैंने सीधा कर दिया, वो पहले सिर के बल खड़ा था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी कई बार NTA NET UGC पॉलिटिकल साइंस में आया हुआ है कई बार, कि ये किसने कहा कि मैंने ईगल के विचार को सीधा खड़ा कर दिया, वह अभी तक वह सिर के बल खड़ा था। तो अब देखते हैं कि
कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में क्या कहना है? तो मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द जेविस क्वेश्चन 1843 में लिखा है कि ईश्वर के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। यानी उन्होंने जितने भी दार्शनिक बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, जो विचार हैं, जो चेतना है, इन सबको नकार दिया। बोला ये सब कुछ नहीं होता, पैसा महत्वपूर्ण है। जब पैसा होगा, जब भौतिक संसाधन होंगे, जब व्यक्ति श्रम करेगा, तभी सब कुछ होगा। तो इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई भगवान चीज़ की कोई नहीं होती, भगवान से ज़्यादा तो बोला पैसा महत्वपूर्ण है। हमें आज किसी चीज़ की जरूरत होगी तो पैसा होगा तो खरीद ले आएंगे, तो भगवान कहाँ से ला देगा? तो आज भगवान की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। तत्कालीन समय में इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या करते हुए कहा। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ये हम बात देखें तो भी ये सच प्रतीत होती हुई नजर आ रही है। मार्क्स ने अपनी रचना द जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स की जो रचना द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 जो प्रकाशित हुई, उसकी मृत्यु के बाद 1932 में भौतिकवाद का विश्लेषण किया था। कहा कि इतिहास निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। बोला इतिहास के निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। ये मार्क्स ने अपनी रचना द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में रचना की और वो पब्लिश्ड हुई 1932 में, उसमें कहा। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद है। जो मार्क्स ने इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है, उसकी उन्होंने अवस्था बताई है, 5 अवस्था। उन अवस्थाओं से होता हुआ व्यक्ति गुजरेगा। आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था और साम्यवादी अवस्था। यानी जो अंतिम उन्होंने परिणाम बताया है, साम्यवादी अवस्था मतलब सब बराबर, उत्पादन व वितरण में सबकी समान हिस्सेदारी, जो जितना करेगा काम, जो जितनी मेहनत करेगा उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा, और वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। ये उन्होंने अपने अंतिम चरण बताया साम्यवादी अवस्था में। तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स ने पहली बार इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया, मतलब इतिहास को आर्थिक रूप से पहली बार, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर पहली बार मार्क्स ने बांटा। उसके इतिहास की व्याख्या विकासवादी है और नियतिवादी भी। उनके ऐतिहासिक व्याख्या विकासवादी है क्योंकि इतिहास की प्रत्येक अवस्था उसकी पहले की अवस्था से प्रगतिशील है। परंतु प्रगतिशील है मतलब यहाँ कुछ न कुछ उसमें सुधार हो रहा है। साम्यवाद के बाद इसका विकास नहीं होगा क्योंकि उसने साम्यवाद को इतिहास के विकास का सर्वोच्च स्तर मान लिया। इन्होंने साम्यवाद को सब कुछ मान लिया है। उसके अनुसार इतिहास का विश्लेषण नहीं बल्कि परिवर्तन मूल उद्देश्य है। अतः थ्योरी ऑफ पार्क्सिस का विचार मार्क्स में पाया जाता है। मार्क्स के अनुसार अभी तक तो विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की है, वह आवश्यकता इसे परिवर्तित करने की है। ये विचार उसने थीसिस ऑन फायरबाख 1845 में लिखा। तो इन्होंने जो इतिहास की जो व्याख्या की वो 5 चरणों में की, और उसने व्यक्ति का धीरे धीरे विकास माना कि एक जब व्यक्ति विकास कर लेगा तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जाएगा, और लास्ट में अंतिम अवस्था होगी वो सबके सुख और कल्याण की अवस्था होगी, और वो साम्यवादी अवस्था होगी। तो मार्क्स ने पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के प्रसार के लिए 1864 में क्या किया? इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन IWA। मार्क्स ने पूरे विश्व में साम्यवादी क्रांति के प्रसार करने के लिए 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन IWA का निर्माण किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जो मजदूरों के हित के काम करने के लिए थी। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संस्था IWA 1864 में स्थापना की कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी क्रांति के प्रसार के लिए। कार्ल पापर ने तो मार्क्स के इतिहास की व्याख्या को क्या कहा? इतिहासवाद का कहा। कार्ल पापर ने समाज परिवर्तन के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया। कार्ल पापर ने जो समाज परिवर्तन के लिए सोशल इंजीनियरिंग का पर बल दिया। अब फायरबाख की आलोचना क्या है? मार्क्स ने फायरबाख के भौतिकवाद की आलोचना करते हुए उसे बद्धा भौतिकवाद कहा है। काफी महत्वपूर्ण है ये। मार्क्स ने फायरबाख के भौतिकवाद को बद्धा भौतिकवाद कहा। मार्क्स ने फायरबाख के भौतिकवाद को बद्धा भौतिकवाद कहा। फायरबाख के अनुसार भौतिक तत्व कारण है तथा चेतना का परिणाम, जबकि मार्क्स ने माना कि भौतिक तत्व एवं चेतना के बीच का संबंध द्वंद्वात्मक होता है। मार्क्स ने सिद्धांत एवं व्यवहार की एकता पर बल दिया। मार्क्स ने सिद्धांत और व्यवहार की एकता पर बल दिया। तो फायरबाख के भौतिकवाद को मार्क्स ने क्या कहा? बद्धा भौतिकवाद कहा। अब मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के बारे में क्या विचार हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो मार्क्स ने पूंजी को संगठित श्रम कहा है। मार्क्स ने जो पूंजी है वो संगठित श्रम है, यानी हमारे पास पूंजी है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो
श्रम मिला हुआ संगठित रूप से है, श्रम है, क्योंकि हमने जो पूंजी कमाई है वो मेहनत करके ही कमाई है। तो जो पूंजी है वो क्या है, मेहनत है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं मेहनत, पूंजी मेहनत का मिला हुआ रूप है। मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के विश्लेषण को केंद्रीय बनाया। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार अर्थव्यवस्था थी। मार्क्स ने जो समाज है उसकी जो संरचना का आधार है मूल अर्थव्यवस्था है, यानी उसका जितने भी दर्शन है, उनका जो भी दर्शन है, जो भी आधार है, जो भी विचार है, जो भी विचारधारा है, वो सब पूंजीवाद के इर्द गिर्द, सब जो भौतिकवाद के इर्द गिर्द घूमती है। यानी सब उन्होंने पूंजी पर ही सब कुछ टिका हुआ माना। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति पूंजी के लिए ही निरंतर संघर्ष करता रहता है और ईश्वर की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। धर्म, राज्य, विचारधारा व सरकार आदि संरचना के भाग हैं। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार अर्थव्यवस्था है। आधार का से उत्पादन के संबंध व उत्पादन के साधनों से हैं। यानी उत्पादन के आधार क्या, मतलब हम कह सकते हैं मार्क्स की जो विचारधारा का आधार क्या है, अर्थ है, और अर्थ से आशय है उत्पादन के साधन व उत्पादन के संबंधों से। एक शब्द में आधार का आशय उत्पादन के संबंध से। दास कैपिटल क्राइटेरिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक रचना में मार्क्स ने स्वयं आधार का ये आशय बताया। तो मार्क्स की जो महत्वपूर्ण रचना थी वो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने रचना की, जिसमें उन्होंने अपने अर्थ के संबंध में जो भी उनके विचार थे उनमें रखा। उत्पादन के संबंध में आज से बुर्जुआ एवं सर्वहारा के मध्य के सामाजिक संबंध। उत्पादन का संबंध मतलब बुर्जुआ व सर्वहारा के मध्य सामाजिक संबंध। उन्होंने कहा कि उत्पादन के संबंध साधन बदलने पर उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं। उत्पादन के साधन बदलने पर उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं। और मार्क्स ने धर्म की आलोचना की, धर्म को स्वीकार नहीं किया। मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया, जो व्यक्ति के विकास में बाधक है। तो मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया। मार्क्स ने जितने भी विचारधारा है उनको क्या बताया, मिथ्या चेतना बताया। जोला झूठी चेतना, ये कुछ नहीं है विचारधारा उचूरधारा, सब कुछ आर्थिक है, सब कुछ पूंजीवाद है, सब कुछ भौतिकवाद है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा की आवश्यकता हमेशा शासक वर्ग को होती है। जो ये जितने भी विचारधारा वगैरह ये ऐसी बात है, ये बोला इनको जरूरत शासक वर्ग को होती है। श्रम का मूल्य सिद्धांत। मार्क्स ने जो श्रम का मूल्य सिद्धांत दिया वो क्या दिया। मार्क्स के अनुसार श्रम का मूल्य से तात्पर्य श्रम की मात्रा में उसके बनाने में लगा समय। मार्क्स ने जो श्रम का मूल्य निर्धारण किया वो किया कि उसमें उन्होंने कितनी मेहनत की है, उसको बनाने में कितना समय लगा, वही उस श्रम का मूल्य बताया। उन्होंने बताया कि सर्वहारा वर्ग को कभी अपने श्रम का मूल्य नहीं मिलता, बल्कि उन्हें आजीविका निर्वाह मूल्य मिलता है। यानी जो जितनी वह मेहनत करता है उतना उसको नहीं मिलता, तो उसने श्रम का मूल्य की जगह उन्हें क्या मिलता है, आजीविका निर्वाह मूल्य मिलता है। और शेष वर्ग को, जो बुर्जुआ वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो हड़प लेता है। यही अतिरिक्त मूल्य, उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। शेष मूल्य को बुर्जुआ वर्ग हड़प लेता है, यही अतिरिक्त मूल्य है। इसे अतिरिक्त मूल्य से पूंजीवाद का विकास होता है। और जब ये अतिरिक्त मूल्य धीरे धीरे एक व्यक्ति में या कुछ एक व्यक्तियों में मिलता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, तो वो धीरे धीरे पूंजीवाद का रूप धारण कर लेता है। मार्क्स ने पूंजी के दो प्रकार बताए हैं, परिवर्तनशील पूंजी तथा स्थायी पूंजी। श्रम परिवर्तनशील पूंजी का उदाहरण है। श्रम को उन्होंने परिवर्तनशील पूंजी कहा। तो श्रम का मूल्य सिद्धांत समझ गए, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत भी समझ लिया हमने कि व्यक्ति को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता है, और कुछ मूल्य है वो जो बुर्जुआ वर्ग है वो हड़प लेता है, और वो धीरे धीरे पूंजीवाद का विकास होता है इससे। अब मार्क्स का जो विनिमय मूल्य है उसके बारे में देखते हैं। उपभोक्तावाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बाजार की आवश्यकता के लिए होने लगता है। मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग मूल्य व विनिमय मूल्य के बीच पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर पाया जाता है। विनिमय मूल्य के द्वारा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त किया जाता है। विनिमय मूल्य का अभिप्राय किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बाजार में बेचा जाता है। यानी जब श्रमिक से पूंजीपति जब सामान बनवा लेता है तो उसको उतनी रेट नहीं देता और उसको ज़्यादा मूल्य में बेचा जाता है। तो ये जो बीच का अंतर है ये विनिमय मूल्य है, और इससे जो बुर्जुआ वर्ग है वो धीरे धीरे पूंजीपति बनता जाता है और श्रमिकों का शोषण होता है। मार्क्स के विचारों का सामाजिक पक्ष क्या है वो देखते हैं। तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के बात कही। तो मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों द्वारा समाज में वर्गों का निर्माण होता है। समाज में वर्गों का निर्माण उत्पादन के साधनों द्वारा होता है, क्योंकि उत्पादन के साधन समान हैसियत वाले समूह का निर्माण करते हैं। समाज में आर्थिक आधार पर दो वर्ग बताए। एक तो वो वर्ग
जो बुर्जुआ वर्ग है, एक वो वर्ग है जो सर्वहारा वर्ग है। मार्क्स ने अपनी रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में कहा कि अभी तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने 1848 में तो उसकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक थी, उन्होंने कहा कि जो अब तक का इतिहास क्या है, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के जो बीच का जो जो संघर्ष है वही चलता आ रहा है। तो अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स ने अपनी रचना ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्राइटेरिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में सामाजिक जीवन एवं सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किया। सामाजिक जीवन और सामाजिक चेतना के बीच संबंध स्थापित किया। मार्क्स ने अपनी रचना थीसिस ऑन फायरबाख 1888 में कहा कि मनुष्य सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मनुष्य क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल होता है। उमंग बीइंग आर इन ए सिंबल ऑफ द सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों का जाल होता है मनुष्य। और वर्ग संघर्ष ही समाज के विकास का मूल कारण है। समाज दो वर्गों में बंटा है, एक सर्वहारा वर्ग और एक बुर्जुआ वर्ग। ये वर्ग आर्थिक रूप से हैं, दोनों वर्गों के संबंध विरोधाभासी हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास निरंतर प्रगतिशील है। इतिहास की प्रत्येक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से ज़्यादा प्रगतिशील है। इतिहास की जो प्रत्येक अवस्था वो अपनी पिछली अवस्था से ज़्यादा प्रगतिशील है। तो मार्क्स ने अभी राज्य के संबंध में क्या विचार दिए हैं वो देखते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य वर्गीय यंत्र, राज्य शोषण का यंत्र है, यानी राज्य शोषण का यंत्र है। इसका मतलब राज्य को उन्होंने बढ़िया नहीं माना है। मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में कहा कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारी समिति है। राज्य क्या है? पूंजीपतियों की समिति है राज्य। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में उन्होंने कहा है राज्य की उत्पत्ति समाज के विकास के एक विशेष स्तर पर हुई है। कार्ल मार्क्स ने द 18 ब्रोमाइन ऑफ लुईस बोनापार्ट 1852 नामक रचना में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया है। उन्होंने अपनी जो बुक थी द 18 ब्रोमाइन ऑफ लुईस बोनापार्ट 1852 में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया। और अन्य रचनाओं में उन्होंने आर्थिक नीतिवाद संबंधी विचार दिए हैं। अब देखिए साम्यवाद की विशेषता बताई है। तो साम्यवाद एंजल्स ने क्या कहा कि हंसिए व हथौड़े की भांति राज्य अजायब घर में चला जाएगा। इन्होंने हंसिए व हथौड़े की भांति राज्य अजायब घर में चला जाएगा, यानी धीरे धीरे जिस प्रकार से हंसिए व हथौड़े का उपयोग कम हो रहा है, वो केवल देखने मात्र से रह गए हैं, वैसे ही धीरे धीरे राज्य भी खत्म हो जाएगा, राज्य विलुप्त हो जाएगा। इन्होंने कहा है मार्क्स के अनुसार वर्गविहीन व राज्यविहीन अवस्था साम्यवादी व्यवस्था। मार्क्स ने क्या कहा है? जो वर्गविहीन व राज्यविहीन अवस्था है, यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें वर्ग भी नहीं हो और राज्य भी नहीं हो, तो वो क्या है? साम्यवादी व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसी अनुसार उसको मिलेगा। एंजल्स ने कहा कि साम्यवादी समाज में शासन व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं पर होगा। साम्यवादी शासन में शासन व्यक्तियों पर नहीं बल्कि वस्तुओं पर होगा। उन्होंने मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई व्यक्ति सुबह मछली पकड़ सकता है और शाम को वह इंजीनियर का काम भी कर सकता है, क्योंकि सबको छूट है। साम्यवादी व्यवस्था है, इसमें कोई श्रम का विभाजन नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था में प्राइवेट प्रॉपर्टी, वर्ग, राज्य, परिवार, विचारधारा और धर्म कुछ नहीं होगा ये। परंतु मार्क्स ने बताने में आस्पद रहा है कि ऐसे साम्यवादी समाज का प्रबंध और संचालन किस प्रकार होगा। मार्क्स ने बता तो दिया कि न राज्य होगा, न वर्ग होगा, न समाज होगा, न प्रॉपर्टी होगी, न प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, न वर्ग होगा, न राज्य होगा, न परिवार होगा, लेकिन उसका प्रबंध और संचालन किस प्रकार होगा, वो चलेगा किस प्रकार से, इसके बारे में उन्होंने पर्याप्त संचालन व प्रबंध के बारे में नहीं बताया। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। मार्क्स ने अपनी रचना द क्राइटेरिया ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 में मार्क्स को अराजकतावाद एवं संशोधनवाद से अलग बताया। पहली बार बहुमत का अधिनायकत्व अल्पमत पर होगा, पर अधिनायकत्व संक्रमणकालीन होगा, ये बात कही है मार्क्स ने। इस अवस्था को समाजवादी अवस्था की संज्ञा भी दी है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे, वह अपने कार्य के अनुसार वेतन भी प्राप्त करेंगे। एंजल्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का राज्य विलुप्त हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व रूपी राज्य का निम्नलिखित उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य बचे खुचे पूंजीवादी तत्वों का विनाश करना, भविष्य में साम्यवादी व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करना। वैज्ञानिक समाजवादी। अब वैज्ञानिक समाजवादी के बारे में क्या बताया उन्होंने? तो समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने किया। समाजवाद का विचार मार्क्स ने निर्मित नहीं किया, बल्कि समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की है। समाजवाद की देन कोई मार्क्स की नहीं है, उन्होंने तो समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की है। और लास्की के अनुसार मार्क्स ने समाजवादी विचारों को एक व्यवस्थित आंदोलन का रूप दिया। मार्क्स ने तो समाजवादी विचारों को एक व्यवस्थित आंदोलन का रूप दिया, ये बात कही है लॉस्की ने। और समाजवाद का शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया। मार्क्स ने अपने पूर्व के समाजवादियों की कल्पना लौकिक समाजवादी कहा। मार्क्स के पूर्व के जो भी समाजवादी थे
उनको उन्होंने कल्पनालोकी समाजवादी कहा है। अब मार्क्स के पहले के समाजवादी कौन कौन से थे, तो हमने देखा था शुरुआत में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन। तो इन्होंने इनको कल्पनावादी समाजवादी कहा। इन्होंने यानी कल्पना की है केवल समाजवाद की, वास्तविक समाजवाद के बारे में कुछ नहीं कहा है। और कल्पनालोकी या यूटोपी शब्द का पहला कल्पनालोकी शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया, टॉमस मूर ने किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद में अंतर, तो विकासवादी समाजवाद नैतिक समाजवाद है, जबकि मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद संशोधनवादी है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद रूढ़िवादी है। लोकतांत्रिक समाजवाद कर्मिक सुधार में विश्वास करता है, जबकि मार्क्सवाद में वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारी माध्यम से करने का निर्धारण हुआ है। लोकतांत्रिक समाजवादी पूंजीवाद के मानवाधिकरण के समर्थक हैं, जबकि मार्क्सवादी पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। मार्क्सवादियों पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते हैं, वो पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। विकासवादी समाजवादी समान वितरण के समर्थक हैं, जबकि साम्यवादी उत्पादन के सामूहिक, मतलब उन्होंने मार्क्सवादी और विकासवादी समाजवाद क्या है उसमें अंतर बताया है। और मार्क्सवाद व फेबियनवाद में भी अंतर बताया। तो फेबियनवादी वर्ग की संकल्पना को उदार बनाते हैं, जबकि मार्क्सवादी वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। फेबियनवादी राज्य का प्रयोग करके समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि मार्क्सवादी राज्य से परे समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। फेबियनवादी समाजवाद को नैतिक रूप से बेहतर मानते हैं, जबकि मार्क्सवादी इसे नैतिक रूप से ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य मानते हैं। प्रमुख फेबियनवादी विचार कौन कौन से हैं, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, सिडनी वेब है, बिस्टिस वेब है, ग्राम वालास हैं। और मार्क्स और उपनिवेशवाद के बारे में क्या बताया उन्होंने, तो मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत गैर पूंजीवादी समाजों में पूंजीवाद के विकास का विश्लेषण किया है। इन्होंने पूंजीवाद के विकास का विश्लेषण किया है। मार्क्स के अनुसार एशियाई समाज गतिहीन है। मार्क्स ने क्या कहा, एशियाई समाज गतिहीन है। अब जब इन्होंने इतने विचार दिए हैं तो इनके आलोचक भी होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो मिखाइल बाकुनिन नामक अराजकतावादी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक स्टेटिज्म एंड अनार्की 1873 में मार्क्सवादी मान्यता का खंडन किया। उन्होंने मार्क्सवादी जितने भी मान्यता थी उनको नकारा है। एडवर्ड बर्नस्टीन नाम मार्क्स के मित्र ने मार्क्स के विचारों को संशोधित किया है, इसलिए बर्नस्टीन को संशोधनवादी कहा गया। एडवर्ड बर्नस्टीन की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड द टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जिसे लोकप्रिय रूप में इवोल्यूशनरी सोशलिज्म या विकासवादी समाज की संज्ञा भी दी है। अब बर्नस्टीन का संशोधन क्या है, तो बर्नस्टीन के अनुसार जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हो रहा है मध्यम वर्ग और ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। पूंजीवाद का जैसे जैसे विकास हो रहा है मध्यम वर्ग शक्तिशाली होता जा रहा है। ये बर्नस्टीन ने जो अपना संशोधन किया उसमें कई बात। तो पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप सर्वरा वर्ग की स्थिति अच्छी हो रही है। जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हो रहा है तो सर्वरा वर्ग की स्थिति अच्छी हो रही है। पूंजीवाद का विनाश अपरिहार्य प्रतीत नहीं होता, बल्कि पूंजीवाद के अंतर्विरोध का समाधान शांतिपूर्ण रूप में संभव है। अतः बर्नस्टीन के अनुसार समाजवाद की प्राप्ति के लिए वर्ग संघर्षता या क्रांति नहीं, बल्कि संसदीय लोकतांत्रिक माध्यम पर्याप्त है। संशोधनवादी विकासवादी समाजवादी भी कहते हैं, संशोधनवाद विकासवादी समाजवाद भी कहते हैं। अब कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी उनके बारे में देखते हैं। तो मार्क्स ने अपने युवावस्था में राइनिस जैतून नामक पत्रिका का संपादन किया। युवावस्था में कौन सी पत्रिका का संपादन किया, राइनिस जैतूंग। मार्क्स की रचना जो पेरिस पांडुलिपि, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां, थीसिस ऑन फायरबाख 1845, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, केवल बेड़ियां हैं, वो पाने के लिए सारा संसार, इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इन्होंने जो अपने बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो प्रसिद्ध जो बात कही, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये कार्ल मार्क्स ने कही। दास कैपिटल 1867, 1885, 1894 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, थीसिस ऑन फायरबाख, द जर्मन आइडियोलॉजी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स हैं। दास कैपिटल भी तो 3 खंडों में प्रकाशित हुई, 67 में, 85 में और 94 में 1800। इन्होंने द 18 ब्रूमाइन ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852 भी लिखी। द सिविल वार इन फ्रांस 1871 भी लिखी। क्राइटेरियो द गोथा प्रोग्राम 1875 भी लिखी। ग्राउंडराइज 1857 भी लिखी। और उनकी अन्य रचनाएं द पावर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 भी हैं। क्राइटेरियो ऑफ गर्ल्स फिलोसफी ऑफ राइट 1843 भी हैं। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 भी है। द होली फैमिली 1845 भी है।
ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्राइटेरिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 भी है। मार्क्स की रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्य। तो कार्ल मार्क्स की रचनाओं से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। तो दास कैपिटल 1867 में मार्क्स ने मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया। दास कैपिटल में उन्होंने मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया। दास कैपिटल में का पूरा नाम क्या है? ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्राइटेरिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 है। दास कैपिटल का पहला खंड मार्क्स ने, बाकी 2 खंड मार्क्स की मृत्यु के बाद, यानी मार्क्स ने तो कार्ल मार्क्स का उस दास कैपिटल का केवल पहला खंड ही प्रकाशित किया था, और उसकी मृत्यु के बाद जो एंजल्स थे उन्होंने लिखा दूसरा व तीसरा खंड। ट्रूडो ने द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी 1846 नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जवाब में मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 नामक रचना लिखी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में मार्क्स ने वर्ग की सकारात्मक परिभाषा दी है। वर्ग की सकारात्मक परिभाषा उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में दी है। द 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852 में राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता का विचार भी प्रतिपादित किया। द सिविल वार इन फ्रांस 1871 में राज्य का विचार दिया था। उनमें उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के विचारों का संशोधन किया। यानी जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो भी विचार दिए थे उनका संशोधन उन्होंने द सिविल वार इन फ्रांस 1871 में किया। क्राइटेरिया ऑफ टू द गोथा प्रोग्राम 1875 में फेर्डिनांड लॉसेल तथा लोकतांत्रिक समाजवादियों की आलोचना व आजादतावाद ने खुद को अलग बताया। द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किस बुक में दिया? द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में। टेलर ने मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को बाइबिल या कुरान की भांति पवित्र कहा है। देखो, तो टेलर ने मार्क्स की रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या कहा है? बाइबिल या कुरान की भांति पवित्र कहा है। मार्क्स व एंजल्स द्वारा संयुक्त रूप से जो भी बुक लिखी गई थी वो हैं द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, द होली फैमिली 1845। उसके साथ साथ भौतिकवादी विचार क्या है? विश्व को भौतिक तत्वों का मिश्रण मानते हैं। चेतना अथवा विचार भौतिक तत्वों का परिणाम होता है। मार्क्स भौतिकवादी विचार के इसलिए ईश्वर को नहीं मानते। इन्होंने जो धरातल में है, जो वास्तविक में है, उसी को माना है। इन्होंने ईश्वर को नकारा है। और ये नहीं, भौतिकवाद के बाद की जो तत्व हैं वो है चेतना व विचार। तो सबसे पहले भौतिकवाद ही है। इन्होंने भौतिकवाद को सबसे बढ़िया माना है। और इनके जो विचार थे, इनके जो दार्शनिक आधार थे, जो इनके आइडियाज़ थे, वो एक प्रकार से इनके बाद जो इनकी पदक्रमों पर चले, इनके उसूलों को माना, और वो धीरे धीरे उनके जो विचार थे वो क्या, उनके विचारों पर चलने वाले को मार्क्सवादी कहलाए। और मार्क्सवादी विचार वी लेनिन थे, स्टालिन थे, क्रुश्चेव थे, रोजा लग्जमबर्ग थे, माओ थे, ब्रेजनेव थे, बुखरिन थे, कार्ल कर्टस्की थे, फ्रेडरिक एंजल्स थे। तो इनके विचारों पर, सिद्धांतों पर चलने वाले जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने धीरे धीरे जो मार्क्स के विचार थे वो मार्क्सवादी कहलाए। और लेनिन है, स्टालिन है, माओ है, क्रुश्चेव है, कार्ल कर्टस्की है, फ्रेडरिक एंजल्स है, ये प्रमुख मार्क्सवादी विचारक थे। तो आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मार्क्सवादी विचारक नहीं है, कौन सा मार्क्सवादी विचारक है? तो वी लेनिन जो मार्क्सवादी विचारक है, जिन्होंने मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाया, वो सभी मार्क्सवादी विचारक कहलाते हैं। जो भी तो एंजल्स तो 1820 से 1895 में मार्क्स के प्रसिद्ध मित्र थे, जो मार्क्स के सबसे प्रिय मित्र जिन्होंने मार्क्स के साथ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द जर्मन आइडियोलॉजी, द होली फैमिली बुक्स लिखा है, वो है एंजल्स या एंगल्स। इनकी रचना कौन कौन सी है? द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1844, एंटी ड्वेरिंग 1878, सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक 1880 इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हमने जाना। कार्ल मार्क्स भौतिकवादी विचारक थे। कार्ल मार्क्स पूंजीपति समाज को समाप्त करना चाहते थे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के पास भेड़ियाँ और पाने के लिए पूरा संसार है। ये बात भी कही। कार्ल मार्क्स की बुक थे इकोनॉमिक एंड फिलोसफी, मैनस्क्रिप्ट 1844 में लिखी थी, उसको पेरिस पांडुलिपि भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवन को कल्पनाओं की समाजवादी कहा है। कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था उन्होंने ऑगस्ट थियरी से लिया। कार्ल मार्क्स ने स्वतंत्रता का बताया कि स्वतंत्रता क्या व्यवस्थाओं का अंत है। कार्ल मार्क्स ने भगवान की बजाय पैसे को महत्वपूर्ण बताया।
कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संबंधों को जाल बताया। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया। कार्ल मार्क्स ने दो आर्थिक आधार पर दो वर्ग बताए, एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की विशेषता भी बताई। साम्यवाद क्या होता है? कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक समाजवादी थे। वो केवल सीधे समाजवादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक समाजवादी थे। मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हमने देख ली। मार्क्स ने युवावस्था में राजनीतिक जैतून नामक रचना लिखी। बाद में थीसिस ऑन फायरबाख, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द एटीन ब्रूमाइन ऑफ लुइस बोनापार्ट, द सिविल वार इन फ्रांस आदि बुक्स लिखी। कार्ल मार्क्स से प्रमुख भौतिकवादी विचारक हैं, जिन्होंने विचारों को, आइडिया को, चेतना को नकारते हुए सब कुछ ये जो भौतिक की चीज़ को सब कुछ माना इन्होंने, और उसी के आधार पर उनके विचारों का प्रतिपादन हुआ। और कार्ल मार्क्स को पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में बड़े सम्मान के साथ पढ़ा जाता है, और इनमें से लगभग ज़्यादा प्रश्न इनमें से कवर होते हैं। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में संक्षेप में जानकारी थी। इसी तरह आप बने रहिए और निरंतर देखते रहिए जीके विद कैलाश पूर्णिया। धन्यवाद।